नमस्कार साथियों, आपके बीच एक बार फिर से यूनानी राजनीतिक विचारक अरस्तु के विचार लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि संविधानों के वर्गीकरण के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो सीधे मैं अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण की बात करता हूँ। उसी बीच में कुछ बातें आपसे होती रहेंगी। देखिए, सबसे पहले मैं अरस्तु की एक कोटेशन आपको पढ़ के बताता हूँ, उसी से आपको ये एक साधारण सा सवाल नज़र भी आएगा और आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। जो अरस्तु ने इन संविधानों के वर्गीकरण के बारे में कहा है और जो मूल आधार है अरस्तु के उन सारे विचारों का जिनके संविधानों के वर्गीकरण की बात जो है अरस्तु ने हमारे सामने प्रस्तुत की है। ये बात हम सारे लोग जानते हैं कि संविधानों के वर्गीकरण के बारे में इतनी स्पष्टता से बात करने का अधिकारी जो है आधार अरस्तु के पास था क्योंकि और इसी कारण से हम राजनीतिक विज्ञान के पिता के रूप में उनको जानते भी हैं, क्योंकि उन्होंने एक वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए यानी कि फैक्ट पर आधारित जो है अपने अध्ययन को बनाया, तथ्यों पर आधारित बना। और वो तथ्य क्या थे? यूनानी नगर राज्यों के लगभग 158 नगर राज्यों के संविधानों का जो अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपने सारे के सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इसी कारण से वो वैज्ञानिक की श्रेणी में आते हैं। वैज्ञानिक या राजनीतिक विज्ञान के पिता की श्रेणी में उनका नाम लिया जाता है। हमने कहा था कि समय समय पे वो ऐसे क्यों उनको ये उपाधि मिली है, इसके बारे में भी बताते रहेंगे। तो 158 संविधानों का अध्ययन करने के बाद जो निचोड़ जो है अरस्तु निकालते हैं, वो 2 लाइन की इस कोटेशन में आपके सामने प्रस्तुत करके फिर संक्षेप में हम इस संविधानों के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। अरस्तु कहते हैं कि वे संविधान जो न्यायपूर्ण दृष्टि से सामान्य हित का ध्यान रखते हैं शुद्ध संविधान है, जो केवल शासकों के व्यक्तिगत हित का ध्यान में रखते हैं विकृत संविधान है या शुद्ध संविधानों का विकृत रूप है। देखिए, इस कोटेशन के अंदर वे सारी बातें जो है सही में छोटी सी 2 लाइन की कोटेशन के अंदर अरस्तु ने वे सारी बातें इसमें एक तरीके से समाहित कर दी हैं और वो आधार बता दिया है कि किस आधार पर हम उस संविधानों का वर्गीकरण या राज्यों की शासन प्रणालियों का वर्गीकरण, अगर इसको हम साधारण और भाषा में कहना चाहें तो साधारण भाषा में राज्य की शासन प्रणालियों का वर्गीकरण हम कैसे देख सकते हैं, या जिसको प्लेटो ने कहा है कि एक राज्य अपनी विकृत पोजीशन में आते आते जिसकी जिक्र जो है यहां पर हमारे सामने अरस्तु भी करता है, तो कहां तक पहुंचता है वो बात हमारे सामने रखी है। सबसे पहले संविधान क्या है? संविधान क्या है इस बारे में अरस्तु ने बड़े संक्षेप में बात लिखी है। वो कहते हैं कि जीवन निर्वाह करने और विशेष नियमों का नाम ही, यानी कि लोगों के जीवन निर्वाह करने की जिस डॉक्यूमेंट्स के अंदर पद्धति लिखी हुई है और विशेष नियमों का नाम ही संविधान है। संविधान में प्रशासन की व्यवस्था और उसके अंगों का वर्गीकरण भी होता है, यानी कि उसके अंगों का वर्णन कि किस प्रकार का प्रशासनिक व्यवस्था वहां पर काम करेगी और किन सामान्य और विशेष नियमों के तहत जनता वहां पर रहेगी और किस प्रकार का जनता का आचरण हो सकता है और किस प्रकार का जीवन निर्वाह वहां की जनता करती है। एक संविधान के अंदर, एक कानूनी दस्तावेज के अंदर वो सारी बातें हमारे सामने प्रस्तुत है। अरस्तु अपने संविधानों का वर्गीकरण करते समय 2 प्रमुख आधार हमारे सामने, वैसे मैंने कोटेशन में बता दी है लेकिन यहां पर बताना बहुत जरूरी है। उसमें से एक आधार जो है वह है संख्या, यानी कि एक संख्या के आधार पर, और दूसरा उद्देश्य के आधार पर, यानी कि उसका पर्पज क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इस आधार पर पूरे संविधानों के वर्गीकरण को अरस्तु हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। पहला है कि प्रभुत्व सत्ता प्राप्त लोगों की संख्या कितनी है, इस बात पर निर्धारित करता है उनका वर्गीकरण कि वह एक व्यक्ति का शासन है, वह कुछ व्यक्तियों का शासन है या अनेक व्यक्तियों का शासन है। दूसरा, उस शासन प्रभुसत्ता प्राप्त लोगों को, यानी कि सत्ताधारी लोगों का उद्देश्य क्या है, या क्या सार्वजनिक हित है या व्यक्तिगत हित है।
यानी कि वे लोग केवल अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए शासन कर रहे हैं या सामान्य जनता, सामान्य जन के हितों की सिद्धि के लिए शासन कर रहे हैं। इस आधार पर अरस्तु अपने वर्गीकरण को, संविधानों के वर्गीकरण को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। एक ये छोटा सा चार्ट जो है मैंने यहां पर आप लोगों के सामने बताया है, जिसमें इस आधार पर अगर हम चलेंगे तो हम पाते हैं कि करीब करीब 6 प्रकार के वर्गीकरण जो है संविधानों का हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिसका आधार संख्या भी है और शासन संचालन करने वाले सत्ताधारियों का उद्देश्य भी है। तो इस आधार पर जब हम देखते हैं, पहला यहां पर संख्या, ये शुद्ध रूप है और ये विकृत रूप है। आपको ये ध्यान देना होगा, इसको शुद्ध या स्वाभाविक रूप भी हम कहते हैं। और ये जो है विकृत रूप है, इस संविधान का विकृत रूप भी हो सकता है, क्रमबद्ध तरीके से भी आ सकता है, ये चरणबद्ध तरीके से एक के बाद एक हो सकता है या जंप भी कर सकता है, लेकिन ये शुद्ध और विकृत रूप में हमारे सामने है। संख्या के आधार पर एक व्यक्ति का शासन अगर अपने शुद्ध रूप में हमारे सामने होगा, यानी कि शुद्ध रूप जिसमें सामान्य हित, सत्ता संचालन करने वालों का जो स्वाभाविक है रूप है वो सामान्य हित के रूप में, यानी कि जो कौटिल्य ने बात की थी कि जनता के हित में ही राजा का हित है और जनता के हित में ही राजा का अहित है, अगर उस सूक्ति के अनुसार काम करते हैं और अगर यूनानी पद्धति के अनुसार भी कहें कि वह जो लोगों को अच्छा जीवन दे सके ऐसे शासक के रूप में आता है, तो सबसे पहले सबसे आदर्श स्थिति वे जहां पर एक तंत्र या जिसको हम राजतंत्र कहते हैं, मोनार्की कहते हैं, उसकी मानते हैं। और अगर एक व्यक्ति का विकृत रूप यानी कि विकृत संवैधानिक रूप अगर हमारे सामने आएगा, जिसमें वह अपने ही केवल व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धियों की बात करता होगा, तो वह विकृत रूप जो है वो 2 आधारों पर हमारे सामने निरंकुश तंत्र, जिसको डिक्टेटरशिप या टायरनी कहते हैं, वो हमारे सामने प्रस्तुत होगा। संख्या के आधार पर दूसरा जो है वो शुद्ध रूप जो कुछ व्यक्तियों का शासन है, वह कुलीन तंत्र यानी कि अरिस्टोक्रेसी के अंदर अरस्तु हमको बताता है। और इसका जो विकृत रूप होगा, यानी कि विकृत रूप जिसमें हित सामान्य नहीं होंगे सत्ताधारियों के, व्यक्तिगत हित होंगे, वह वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र जिसको ओलिगार्की कहते हैं, वह हमारे सामने आएगा। और तीसरा, अगर संख्या के आधार पर हम देखते हैं कि अनेक व्यक्तियों का शासन, उसका जो शुद्ध रूप होगा उसको वो संयुक्त प्रजातंत्र या बहुतंत्र कहते हैं, जिसको पॉलिटी उन्होंने नाम दिया है। और अगर इसका विकृत रूप होगा तो भीड़ तंत्र या प्रजातंत्र हमारे सामने, जो कि डेमोक्रेसी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। यानी कि ये 6 प्रकार के संविधान हमारे सामने जो है वो अरस्तु रखते हैं। अब धीरे धीरे इनकी एक एक की लेकर उनकी विशेषताओं के बारे में हम संक्षेप में आपसे बात करेंगे। राजतंत्र को सबसे आदर्श व्यवस्था जो है वो अरस्तु मानते हैं। राजतंत्र सबसे आदर्श व्यवस्था के रूप में देखते हैं, जिसमें एक व्यक्ति का शासन होता है, लेकिन वह एक व्यक्ति प्रजा के हित में यानी कि सामान्य हित में काम करने वाला होता है। और सही मायने में वह राजतंत्र अधिकारी एक आदर्श शासक की तरह, जिसकी अगर हम शायद अगर दार्शनिक आधार पर बातचीत करने लगे तो वह दार्शनिक राजा जो प्लेटो का था, दार्शनिक शासक, वह हो सकता है जो सभी सद्गुणों से युक्त होगा। यानी कि उसमें शासन करने के जो गुण, देखो शासन करने के गुणों के बारे में हमारे जितने भी प्राचीन विचारक हैं, चाहे वो भारतीय विचारक हैं चाहे वो पाश्चात्य विचारक हैं, वे हमेशा से इस बात की बात करते आए हैं। और यही बात जो है गुणों के आधार पर अरस्तु ने भी की है, यही बात कौटिल्य ने भी की है। और कहीं मध्यकाल में आके जियाउद्दीन बर्नी भी इन शासन करने के गुणों की बात करते हैं कि शासन अधिकारियों में कुछ विशेष गुण होते हैं जिनमें सद्गुणों से जो युक्त होते हैं। और लेकिन एक राइटर यहां पर जो है वो अरस्तु हमारे सामने लगाते हैं, वो ये कहते हैं कि इस बात की संभावना लेकिन बहुत कम होती है कि इस प्रकार का शासक
आपको मिल जाए। वो ये कहते हैं कि हो सकता है एक आदर्श स्थिति में कोई एक शासक इस प्रकार की शासन व्यवस्था का संचालन करने वाला, जिसमें सार्वजनिक हित को ऊपर ध्यान में रखा जाएगा, मिल भी जाए, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसके उत्तराधिकारी भी वैसे ही होंगे। अर्थात यह शासन व्यवस्था अपने विकृत रूप को आवश्यक रूप से प्राप्त करेगी और वह दूसरे चरण में यानी कि निरंकुश तंत्र के अंदर आ जाएगी। इसको भी, इस निरंकुश तंत्र को भी अरस्तु राजतंत्र का ही एक रूप मानते हैं, लेकिन यह विकृत रूप है जिसमें तानाशाही और स्वार्थ सिद्धि ये हमारे सामने स्पष्ट होकर आती है। यानी कि एक व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ सिद्धि या अपने आसपास के जो लोग होते हैं, जो उनकी कोटरी होती है, उसी के लोगों के हितों की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, वह जनता के साथ काफी धूर्तता से प्रस्तुत आते हैं और उनको वो धोखेबाजी, धूर्तता और धोखेबाजी तानाशाही के गुणों के रूप में या उनकी विकृतियों के रूप में जो है हमारे सामने यहां अरस्तु प्रस्तुत करते हैं। फिर वो कहते हैं कि तीसरा रूप कुलीन तंत्र का है। कुलीन तंत्र यानी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा संचालन होने वाली व्यवस्था, कुछ व्यक्तियों द्वारा संचालन होने वाली व्यवस्था, यानी कि लेकिन ये व्यक्तियों द्वारा संचालित होने वाली व्यवस्था है, लेकिन विधि के अनुसार यानी कि जो नियम कायदे कानून बनाए जाएंगे वे सबके हित को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे। और यहां पर अरस्तु इस बात की स्थापना करता है कि यही वह एक आदर्श व्यवस्था हो सकती है जिसमें एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे व्यक्ति के गुणों में समानता किसी प्रकार की दिखाई दे सकती है। यानी कि यहां पर वो जो अच्छे नागरिक और अच्छे व्यक्ति के जो गुण हैं वे कहीं समरूप हमें दिखाई देते हैं। 3 आवश्यक तत्व इस कुलीन तंत्र के जो है अरस्तु हमारे सामने बताते हैं। उसमें ये कहते हैं कि स्वतंत्र जन्म और संपत्ति योग्यता, यानी कि 1, 2, 3 स्वतंत्र जन्म, संपत्ति और योग्यता, इस आधार, ये प्रमुख आधार है कुलीन तंत्र का। कुलीन तंत्र के अंदर वो ये मानकर चलते हैं कि बुद्धि, गुण और संस्कृति द्वारा संचालित एक शासन व्यवस्था होगी। लेकिन यहां पर एक बात और जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि हो सकता है कि ये शासक जो कुलीन तंत्र में कुछ मात्रा में वंशानुगत भी हो सकते हैं और आयु के आधार पर भी हो सकते हैं। वैसे सबसे आदर्श स्थिति जो है वो कुलीन तंत्र के अंदर आयु के आधार पर जो अरस्तु मानकर चलते हैं कि प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त करने वाला व्यक्ति कुलीन तंत्र में अपने विशिष्ट गुणों के कारण शासन संचालन करना विधि के अनुसार अगर करे तो वह सबसे अच्छी व्यवस्था होगी। इसके बाद कुलीन तंत्र के बाद जो चौथा स्वरूप है वो है धनिक तंत्र का, यानी कि वर्ग तंत्र का। इस चौथे स्वरूप भी आप जानते हैं कि यह चौथा स्वरूप एक विकृत या भ्रष्ट रूप है जो है कुलीन तंत्र का। यानी कि शासन व्यवस्था कुछ कुलीन लोगों के हाथ में रहती है, लेकिन यहां पर जो कुलीन है उनका जो गुण है वह ना तो स्वतंत्र जन है, ना संपत्ति है, योग्यता नहीं है, बुद्धि नहीं है, गुण नहीं है, संस्कृति नहीं, कुछ नहीं है। केवल और केवल जिन लोगों के हाथ में संपत्ति है, संपत्ति, इसलिए इसका नाम जो है धनिक तंत्र या वर्ग तंत्र, वह वर्ग विशेष जिन लोगों के हाथ में संपत्ति है, जिसकी बात आगे चलकर मार्क्स भी करते हैं। जब मार्क्स पढ़ेंगे तो उसके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। जिनके हाथ में संपत्ति है, जो अल्पसंख्यक भी है, ध्यान रखिए, जो अल्पसंख्यक भी है और केवल संपत्ति के गुण से जो है सुशोभित है। सारे राजपद और अन्य पदों पर उनका आधार है संपत्ति के आधार पर, और विधि के शासन का कोई भी गुंजाइश यहां पर नहीं होती है। यानी कि शासन व्यवस्था उनकी इच्छा के अनुसार होती है। जो संपत्तिशाली लोग हैं, विधि यानी कि कानून का यहां पर कोई महत्व नहीं होता है। कानून वही होते हैं जिनको संपत्तिशाली लोग चाहते हैं। इसके अंदर जो सबसे बड़ी जो दोष जो है
जो अरस्तु ने हमारे सामने बताया है, वो कहते हैं कि वो सबसे बड़ा दोष ये है कि इस प्रकार के शासन व्यवस्था में आपसी फूट और ईर्ष्या, यहां पर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और आपसी फूट जो है वो हमेशा बनी रहती है, और निर्दल लोगों को सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। इस कुलीन तंत्र व्यवस्था में निर्दल लोगों को, धनिक तंत्र व्यवस्था में निर्दल लोग सबसे बड़े शत्रु के रूप में देखे जाते हैं, क्योंकि वे अपने अधिकारों की मांग करते रहते हैं और धनिक तंत्र के लोग उनको कोई अधिकार नहीं देना चाहते। इस व्यवस्था को अरस्तु एक अस्थायी व्यवस्था और सबसे त्याज्य, यानी कि जिसका जितनी जल्दी त्याग हो सके उतनी जल्दी त्याग कर दिया जाना चाहिए, इस व्यवस्था के अंदर रखते हैं। पांचवी व्यवस्था के अंदर, जो कि अरस्तु की सबसे आदर्शात्मक स्थिति है, वैसे तो अरस्तु के बारे में मैं बता दूं कि अरस्तु सबसे ज्यादा जो है पसंद राजतंत्र और कुलीन तंत्र को ही करते हैं, लेकिन वो ये भी मान के चलते हैं कि राजतंत्र और कुलीन तंत्र की स्थापना के लिए ऊंचे आदर्श वाले व्यक्तियों की और ऊंचे गुणों वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इसलिए वह संभव न होने के कारण तीसरा जो शुद्ध प्रकार है संयत प्रजातंत्र का, वही सबसे अच्छा प्रकार है, जिसमें एक धनिक तंत्र और कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र के रूपों का एक मिश्रण हमारे सामने प्रस्तुत होता है। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के इतिहास में अरस्तु एक मध्यम मार्गी राजनीतिक दार्शनिक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। वे एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, यानी कि वो कुलीन तंत्र के अतिवाद की तरफ और राजतंत्र के अतिवाद की तरफ जाना नहीं चाहते हैं। इसलिए हमारे सामने वो संयत, जिसको पॉलिटी उन्होंने नाम दिया, संयत प्रजातंत्र के बारे में बाद नाम दिया है, उसकी हिमायत करते हैं, जिसमें सारी जनता के हितों का ध्यान रखा जाता है और यही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। अरस्तु इस बात की स्थापना करते हैं। इस यहां पर ये कहते हैं कि यह दो धनिक तंत्र और प्रजातंत्र, दो प्रकार के शासन व्यवस्थाओं का मिश्रण यहां पर भी होता है। यानी कि धनिक तंत्र से अरस्तु ये मान के चलते हैं कि शासकों का जो चुनाव हो वो मतदान के द्वारा होना चाहिए, और प्रजातंत्र से इस बात को वो ग्रहण करते हैं और दोनों को मिश्रित करते हैं कि प्रजातंत्र से कि मतदान तो धनिक तंत्र के अनुसार हो जाए, लेकिन मतदान की जो शर्त है धनिक तंत्र में संपत्ति वो हटा दी जाए। यानी कि संपत्ति की शर्त को हटा दे तो धनिक तंत्र को वो एक ऐसी व्यवस्था मानते हैं जो इस संयुक्त लोकतंत्र के अनुसार काम कर सकती है। और यहां पर जो सिद्धांतों का आधार है, जो कानूनों का आधार है, अरस्तु ये कहते हैं कि इसमें दोनों वर्ग, यानी कि प्रजातंत्र में जो आम जनता है और जो धनिक तंत्र है, दोनों वर्गों के सिद्धांतों के आधार पर कार्य संचालन का काम किया जाता है। इसमें निरंकुश तंत्र और धनिक तंत्र के दोषों को दूर कर दिया जाता है और साथ ही साथ न केवल उनके दोषों को दूर किया जाएगा, साथ ही साथ प्रजातंत्र की जो अराजकता की स्थिति है उसकी भी गुंजाइश यहां पर अरस्तु नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि वो भी स्थिति यहां पर नहीं होनी चाहिए, जिससे कि ये एक आदर्श व्यवस्था बनकर हमारे सामने आएगी। अंतिम शासन व्यवस्था में या अंतिम संविधानों के वर्गीकरण के छठे पायदान पर अरस्तु प्रजातंत्र को सबसे खराब जो है संविधान या सबसे खराब शासन व्यवस्था के रूप में हमारे सामने रखते हैं। हम लोग मानकर चलते हैं, हम लोगों को पता है कि प्रजातंत्र के विषय में अरस्तु और प्लेटो के विचार एक समान थे। दोनों ही लोकतंत्र के बहुत बड़े और कड़े आलोचक थे। इस बात को लेकर कि प्रजातंत्र में एक निरपेक्ष समानता और स्वतंत्रता की धारणा को जन्म दिया जाता है, उसको जो है फलीभूत किया जाता है, जिसके कारण बुद्धिमान और निर्बुद्धि व्यक्ति में और पढ़े लिखे व्यक्ति में और अनपढ़ व्यक्ति में, वैज्ञानिक में और एक सामान्य जन में किसी प्रकार का कोई भेद, यानी कि किन्हीं विशेष योग्यताओं का
किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं किया जाता, यानी कि गधे और घोड़े सब एक श्रेणी में, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक पद के लिए योग्य मान लिया जाता है। यह बात प्लेटो और अरस्तु को, दोनों को बहुत रूप से अखरती थी, जबकि प्लेटो और अरस्तु दोनों ये मान के चलते हैं कि शासन एक कला है और इस कला को संचालित करने की योग्यता किसी कलाकार में ही हो सकती है, हर व्यक्ति इसको संचालित नहीं कर सकता है। इसके अंदर जो सबसे बड़ा दोष इन्होंने पाया है कि समानता, निरपेक्ष समानता और स्वतंत्रता के कारण यहां धीरे धीरे एक नियंत्रण का अभाव, यानी कि कौन जनता को नियंत्रित, क्योंकि सब लोग अपने आप को समान मानने लगते हैं, सब लोग अपने आप को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या शासक के समान ही सब लोग मानने कर चलते हैं, तो वो नियंत्रण का अभाव धीरे धीरे यहां पर पैदा होने लगता है और अराजकता की स्थिति यहां पर आने लगती है। धीरे धीरे लोग, हो सकता है कि इसके शुरुआती रूप में कानून के शासन की व्यवस्था के तहत यहां पर प्रजातंत्र चलता हो, लेकिन धीरे धीरे लोगों का विश्वास कानून के शासन पे से उठने लगता है और कानूनों की सर्वोच्चता समाप्त हो जाती है। ऐसे में प्रजातंत्र के अंदर यही एक खास बात है कि अरस्तु कहते हैं कि ऐसे में समाज के अंदर से ही कुछ जननायकों की उत्पत्ति होती है, जो जनता के शासक बनकर बैठ जाते हैं और अपने शासन को निरंतर चलाए रखने के लिए जनता की ही चापलूसी करते रहते हैं, उसको खुश करते रहते हैं और सामान्य हित के कार्यों की अनदेखी करते रहते हैं। वास्तविक रूप से वो जनता को खुश करने का नाटक कर रहे होते हैं, वे अपने ही हितों की पूर्ति कर रहे होते हैं। और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में हमने देखा कि किस प्रकार से प्रजातंत्र का प्रयोग कर हिटलर जैसे तानाशाह जो है हमारे सामने प्रस्तुत हुए, वो इसी का एक विशिष्ट रूप है। और वो कहता है कि धीरे धीरे उस शासन की, यानी कि प्रजातंत्र की जो बागडोर है, वो करिश्माई व्यक्तित्व के हाथों में चली जाती है और वही सारे कानूनों का स्रोत हो जाता है। यानी कि वो फिर कानूनों को भी अपने दृष्टिकोण से, अपने आचार विचार के व्यवहार के आधार पर बनाने की बात करता है। तो संक्षेप में हमने अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण के बारे में जानने की कोशिश की। मैंने इस वीडियो में आपको इसका वर्गीकरण संक्षेप में बताने का प्रयास किया। कुछ कमी रहे तो हमें कमेंट के माध्यम से मुझे आप लिख सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।